स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सरा क्लासेस पे। हम लोग क्लास 8 के इतिहास को पढ़े थे, जिसमें से हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को पढ़ लिए थे, समझ लिए थे, सभी चीज़ों को क्लियर कर लिए थे। अब हम लोग आज के सेशन में क्लास 8 के चैप्टर 2 का इतिहास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर जो हमारे NCERT में दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसको समझने के बाद उसको हम लोग बनाएंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं, फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अगर आपको चैनल टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार को व्यक्त करें, जिससे चीज़ें थोड़ा समझने में आसान होती है। चीज़ें कैसी हैं, हम चीज़ों को समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये पता चलता है। और ऑडियो अब बिल्कुल अच्छा होगा। चलिए हम लोग आगे करते हैं। आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान इतिहास क्लास 8 चैप्टर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी सत्ता स्थापित होती है। किस प्रकार से विदेशी व्यापारी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते हैं, उसके बाद कंपनी अपनी सत्ता को स्थापित करती है। कंपनी अपना फैक्ट्री लगाती है, फैक्ट्री के बाद भारतीय भूखंड में भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करती है और हमारे देशों पे सत्ता स्थापित करके राज करती है। इस चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग इसी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जोड़ों का मिलान करें। मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है, जिसमें से आपको एक तरफ दिया हुआ है दीवानी, शेर मैसूर, रानी चिन्नम्मा, सिपाही वॉरेन हेस्टिंग, दूसरे तरफ टीपू सुल्तान, भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, सिपॉय, भारत का पहला गवर्नर जनरल, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। ये सब हम लोग बिल्कुल पढ़े होंगे। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दीवानी क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा आंसर। लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ A B C D E। आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा? B का क्या होगा, A का क्या होगा? A B C D E लिखिए और उसके सामने उसका आंसर लिख के जवाब दीजिए। जैसे लिखिए, एक का जो भी होगा, एक का डैश भी नहीं भी दीजिएगा तो एक का दे दीजिएगा। एक का जैसे कौन सा होगा, 2 होगा तो ऐसे लिखिए, एक का 2 कर दीजिए। बी का कौन सा होगा, तो बी का 1 होगा, 1 लिखिए, बी का 1। ऐसा आप लिखे कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे मालूम चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका आंसर तो भी हम बताएंगे ही, तो वीडियो के शुरुआत में ही आप आंसर कीजिएगा। मेरा आंसर देखने के बाद आंसर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। दीवानी, भू राजस्व करने वाला अधिकारी। आप लोग याद होगा कि बंगाल के राजा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार देते हैं, जिससे वो हमारे देश में राजस्व वसूली का काम करते हैं और राजस्व वसूली करने के बाद हमारे देश में सत्ता को स्थापित करते हैं। और जो भी पैसा हम लोग पहले विदेश से मंगाया करते थे, इंग्लैंड से मंगाया करते थे, उसका भरण पोषण अब यहाँ के टैक्स वसूली से ही कर लेते थे। शेर मैसूर, टीपू सुल्तान जान रहे हैं, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। मैसूर की संधि में हम लोग पढ़े थे। रानी चिन्नम्मा, कित्तूर में ब्रिटिश विरोधी का आंदोलन किए थे, एक छोटे से जगह में, कर्नाटक के पास है, वहाँ पे एक आंदोलन, ब्रिटिश जो आगे बढ़े थे तो उसका आंदोलन किए थे। सिपाही को सिपाही बोला जाता है, ये पढ़े थे हम लोग। सिपाही को सिपाही बोलते हैं, सिपाही से ही सिपाही बना है। वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये सब हम लोग पढ़े हैं। आपका आंसर मिल गया, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। रिक्त स्थान को भरें। क्वेश्चन है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई। तो आंसर दीजिए, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। सबसे पहले कौन सा जंग होता है बंगाल में? पलासी। कब होता है ये बताइए। पलासी के बाद कौन सा युद्ध होता है? बक्सर। कब होता है ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और बक्सर में कौन कौन सी 2 संधियां होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा? पलासी। हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे?
बताइए कौन से शासक थे, कहाँ के शासक थे? मैसूर। कौन सा संधि हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक के साथ? इसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, पीछे के चीज़ों को पढ़ें। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके वीडियो को देखेंगे विदेशी कंपनी के आगमन वाले वीडियो पे, तो आपको समझ में आएगा। डलहौजी ने डैश सिद्धांत को लागू किया था? याद होगा, विलय की नीति। विलय की नीति, विलय की नीति। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी? मराठा डैश भाग में किधर है? दक्षिण पश्चिम। आंसर देख लीजिए आप। बंगाल पर ब्रिटिश विजय प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई। हैदर अली टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। आंग्ल मैसूर याद कीजिए आप। डलहौजी विलय की नीति। और मराठा दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित था। चीज़ों को समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सही या गलत। आपके सारा क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा, क्वेश्चन बुक से लिखेंगे और उसका आंसर भी लिखते जाएंगे साथ साथ। 4 प्रश्न दिया गया है सही और गलत के लिए, इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है सही और गलत का। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया। क्या मजबूत हो गया था 18वीं सदी में? आप याद कीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का, मुगल सम्राट का क्या स्थिति हुआ था? अपग्रेड जला कर डाउनग्रेड, नीचे के ऊपर, तो वो नीचे की ओर जा रहा था। तो क्या हो गया था? मजबूत हुआ था कि नहीं? मतलब कमज़ोर हुआ था? कमज़ोर हुआ था, मजबूत नहीं हुआ था, तो गलत हो गया ये। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी? क्या एक ही कंपनी आई थी? कौन कौन कंपनी आई थी? डच, पुर्तगाल, और कौन थी? इंग्लैंड, और कौन थी? फ्रांस, और भी कंपनी थी। तो सिर्फ इंग्लैंड ही सिर्फ पात्र नहीं थी, तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा, मतलब गलत होगा। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सत्य या गलत? सही, सत्य औसत। रंजीत सिंह, याद करें रंजीत सिंह। जब अफगानिस्तान को जीत के लौट रहे थे तो पंजाब पे भी ब्रिटेन आक्रमण करते हैं। उस समय कौन शासक थे वहाँ पे? रंजीत सिंह थे, जिन्होंने पंजाब में अंग्रेज को आने नहीं दिया, उनका दाल गलने नहीं दिया था। तो ये बिल्कुल सही होगा। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके पर कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बदलाव किए, ये भी क्वेश्चन गलत। तो पहला सही, दूसरा सही, सिर्फ और सिर्फ गौ नंबर सही है और तीनों गलत है। उत्तर देखते हैं हम लोग। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ था। गलत है, सही बात है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी? नहीं, और भी कंपनी थी। तो आप कंपनी का नाम लिखेंगे, बताइए, लिख के दीजिए, शॉर्ट में लिख के दीजिए। जैसे आप लिखना चाहते हैं तो पुर्तगाल को पी लिखिए, डच को डी लिखिए, इंग्लैंड को ई लिखिए, और जो भी कंपनी है उसका शॉर्ट फर्स्ट लेटर को लिख के आप कमेंट में डालिए, जिससे हमको समझ में आएगा आप फिर अन्य चीज़ों को पढ़े हैं। रंजीत सिंह के बारे में बता ही दिए ना, सत्य था। अंग्रेजों ने अपनी द्वारा जीते गए क्षेत्रों में प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए, अरे कई परिवर्तन किए। एक परिवर्तन तो विलय नीति अभी बताया हम आपको, और भी ढेर सारी परिवर्तन किए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न का जवाब हम लोग का हो गया। आइए विचार करते हैं क्या क्या विचार करने के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुई? ऐसा क्या भारत में था? तो भारत के भूभाग में क्या था? कपास, रेशम, और क्या था? मसाला, और भी चीज़ था जो क्या था? कम कीमत पे उपलब्ध था, जिससे यूरोपीय कंपनी भारत की तरफ आकर्षित हुए और अपना व्यापार को समृद्ध किए। तो पढ़ते हैं, इसका जवाब लिखिए। यूरोप में भारतीय कपास, रेशम, भारतीय मसालों की बहुत मांग थी। भारत से सस्ते दरों पर सामान खरीदा जा सकता था और यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था।
इस संभावनाओं से पूरी यूरोपीय कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। तो क्या कमाने के लिए? मुनाफा। बिजनेस का एकमात्र उसूल है कि मुनाफा कमाना है, हमको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बाद में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं लिखे, आंसर नहीं लिखे, नहीं आ रहा है एग्जाम में, आपको ये सब क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद हुआ था? तो बताइए किन किन बातों पर विवाद हुआ था। क्या कर रहे थे? फोर्ट विलियम्स में किला बना रहे थे, तो किला बनाने के लिए रोक दिया। और क्या कर रहे थे? अपनी बस्ती का विस्तार कर रहे थे, बस्ती के विस्तार को रोक दिया। और क्या कर रहे थे? उससे सिक्का ढालना चाह रहे थे, उसको भी रोक दिए। इन सब चीज़ों से जब रोके तब विवाद शुरू हो गया। अब विवाद धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाता है? तो प्लासी तक पहुँच जाता है। प्लासी की घटना में कौन सी घटना घटी थी? एक कोई घटना घटी थी, हॉलवेल उसके मुख गवाह थे, मतलब आंखों चश्मदीद गवाह थे। कौन सी घटना थी? हम थोड़ा सा बता दें, घटना का नाम आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। एक बड़े से कमरे में लोगों को बंद कर दिया गया था, सैनिक को बंद कर दिया, अंग्रेज अधिकारी को बंद कर दिया गया था। जब सुबह खोला गया था तो कुछ लोग बचे थे। आप बताइएगा कितने कर्मचारी को बंद किया गया था और मॉर्निंग में कितने बचे थे? तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल नवाब व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से टैक्स आते थे। कंपनी को अपने सिक्के ढालने और किलेबंदी विस्तार करने से मना कर दिया गया था। कंपनी अपनी बस्तियां का विस्तार करना चाहती थी और विशेष अधिकार चाहती थी। विशेषाधिकार चाहती थी। इन कारणों से नवाब और कंपनी के बीच विवाद बढ़ता गया। अंततः कहाँ पहुंचा विवाद? प्लासी तक पहुंचा। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर। कब हुआ था? 1764। कौन सी संधि? दो तरह संधि, इलाहाबाद और करा की संधि हुई थी। इन सब चीज़ों को हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रीवियस चीज़ों को रिवीजन करते चलिएगा। ऐसा नहीं कि हम तो सर बता ही देते हैं आंसर, तो क्या मेहनत करना। इसलिए हम लिंक जोड़ देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी होगा। लिंक करके हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज़्यादा समझ में आएगा। इतिहास हमेशा जोड़ के पढ़ना चाहिए, पीछे घटनाओं आगे वाली घटनाओं से जोड़ के पढ़ेंगे तब इतिहास थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा और इतिहास ईजी होगा। प्रश्न संख्या 6। दीवानी मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फ़ायदा हुआ? दीवानी मिला था तो क्या हुआ था? राजस्व का अधिकार पूरा का पूरा अंग्रेज के पास हो गया था। जिसके पास टैक्सेशन का अधिकार होगा, जो टैक्स वसूलेगा, वो क्या करेगा? उसके पास खजाना में वृद्धि होगी। और कंपनी हमारे यहाँ क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। व्यापार करने का रुपया कहाँ से लाती थी? तो अपने देश से मंगाती थी। लेकिन जब उसके पास टैक्सेशन मिल गया, व्यापार राजस्व मिल गया, दीवानी का अधिकार मिल गया, तो वहाँ से रुपया मंगवाना बंद किया और हमारे ही रुपया से वो व्यापार करना शुरू किए। तो हम एक बार बताइए उदाहरण दिए थे कि अंग्रेज क्या करते कि बड़ा सा स्पंज भारत के नदी में डुबाते थे और वहाँ से पानी सोखकर अपने यहाँ नदी में डाल देते थे। मतलब भारत की रुपया को अपने देश में ले जा रहे थे। तो देखते हैं क्या, यह कंपनी के लिए बड़ी सफलता थी क्योंकि दीवानी ने उसे बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। कंपनी राजस्व का उपयोग अपने व्यापार और अन्य खर्चों के वित्त पोषण कर सकती थी। जो खर्च के लिए कंपनी इंग्लैंड से सोना चांदी लाना होता था, अब वह राजस्व का उपयोग अपनी कंपनी वृद्धि, सामान खरीदने और सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकती थी। ये सब जो है ऊपर का फ़ायदा इनको हुआ। प्रश्न संख्या 7 में आते हैं। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब डिस्क्रिप्टिव दोनों में क्वेश्चन आता है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप समझ के रखेंगे। तो क्या है सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस? तो आप बताइए सहायक संधि कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? बताइए आप लोग। सहायक संधि, तो सहायक संधि लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब लागू किया गया था? 1798 में। ये लॉर्ड वेलेस्ली, अगर नहीं लिखे हैं तो ज़रूर लिख लीजिएगा। सहायक संधि लिख लीजिएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 ईस्वी में लागू किया गया था।
जो कहाँ था, भारत में अंग्रेज राज के विस्तार के लिए की गई थी। सबसे पहले स्वीकार करने वाला कौन था? हैदराबाद। इसमें ही अवध भी आते हैं सहायक संधि करने के लिए, मैसूर आते हैं, मराठा का पेशवा आते हैं, ये सब आपको किए। सबसे पहले कौन किए थे? तो हैदराबाद 1798 में, और 1 साल के बाद 1799 में आपको मैसूर किए थे, और फिर लगभग 2 साल के बाद 1801 में अवध, और फिर 1 या 2 में, फिर 1 में अवध थे और 2 में मराठा का पेशवा थे। ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सब्सिडी लाइन्स व्यवस्था की व्याख्या करें। तो आप लिखेंगे सब्सिडी लाइन्स लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में लाया गया था। इस संधि के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी सशस्त्र सेना, अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी। कंपनी की सेना को भारतीय राज की रक्षा करनी थी, लेकिन शासक को सहायक सेना के लिए भुगतान करना पड़ता था। मतलब सेना कंपनी का रखाएगा, लेकिन भुगतान कौन करेगा? राजा करेगा होगा। यदि कोई शासक भुगतान करने में विफल रहता है तो दंडवश उसके कुछ राज्य क्षेत्रों को छीन लिया जाता था। उदाहरण के लिए इसी आधार पर अवध को और हैदराबाद को क्षेत्र छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। सहायक संधि प्रश्न संख्या 7 का आंसर था। चीज़ों को अब आप समझ रहे होंगे। अब हमारे पास देखिए कितना 2 प्रश्न लगभग बचा होगा। प्रश्न संख्या 8 है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी प्रशासन उचित व्यवस्था बनाई। भारतीय शासकों के पास प्रशासन की उचित व्यवस्था नहीं थी। कंपनी आधिकारिक और दीवानी मामलों के लिए नए कानून बनाते थे। सही बात है, पहले पंडित और मौलवियों के पास थी, लेकिन इसको अपने पास लेते हुए नियम बनाया और स्थानीय संवेदनाओं का सम्मान करने के बारे में शायद ही कभी सोचा होगा। इन सब चीज़ों से कंपनी क्या किया, जो पहले पंडित और मौलवियों के सुझाव लेती थी और नियम बनाती थी, अब इसको अपने स्तर से करने का शुरू कर देती। प्रश्न संख्या 9 में आते हैं, कंपनी सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो आप पढ़े थे, हम आपको बताए थे कंपनी किस प्रकार अपनी सेना का बदलाव करती है। पैदल रेजिमेंट का अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने एक समान सैन्य संस्कृति विकसित करना शुरू की थी। सैनिकों को तेजी से यूरोपीय शैली में प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब अभ्यास और अनुशासन उनके जीवन की पहले से तुलना से कई अधिक नियंत्रित थे। ये तो हमारा प्रश्न था जो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, मिलान करो, सही गलत और 4 से लेकर 9 तक की प्रश्नों को बनाए। आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूं ही चल रहे हैं कि जैसे वीडियो आ रहा है कर रहे हैं, नहीं कर रहे छोड़ रहे, इसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके आगे 2 प्रश्न और होता है, आए करके देखें। तो आप पढ़िएगा, चीज़ों को मौका मिला तो समझाया जाएगा। आप ज़रूर क्वेश्चन को पढ़ें, चीज़ों को पढ़ें, समझें, नोट डाउन करें, और नहीं समझ में आता तो हम बोल रहे हैं कमेंट में बॉक्स में कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जिससे आपको भी समझ में आए और हमको भी लगे कि हम जो चीज़ें के लिए मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रहा है। आपको लग रहा हो कि सर आते हैं, क्लास ले लेते हैं, क्लास लेने और क्लास को तैयार करने में समय लगता है, मेहनत का काम है, हर चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो उसका रिजल्ट आप जब तक नहीं देंगे तब तक लग रहा है कि हम व्यर्थ ही समुद्र में 1 लोटा पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप चीज़ों को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे चीज़ें आसान होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आगे के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।